नमस्कार, मेरा आप जहांगीर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल आजीज बायोलॉजी एजुकेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं और ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो ओव्यूलेशन से पहले की यानी ओव्यूलेटरी फेज से पहले की जो अवस्था है जिसको हमने प्री ओव्यूलेटरी फेज कहा था, तो उसके बारे में हमने जो कंप्लीटली डिस्कस किया था। तो उसके बाद में अब हम आज जो है वो ओव्यूलेशन फेज और इसके बाद की अवस्था जो है जिसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखना कि ओव्यूलेशन के बाद की जो अवस्था है इसको हम पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज भी कहते हैं, इसको हम ल्यूटियल फेज भी कहते हैं और इसको हम सिक्रेटरी फेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो ध्यान दो कि हमने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो पिछले दो वीडियो में हम जो इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम वहां देख रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फीमेल जो है उसके अंदर जो है वो गोनेडोट्रोपिन और ओवेरियन जो स्टेरॉइड है एंड्रोजन जिनको हम कह रहे हैं, तो उनके बीच में जो है एक इंटरप्ले होता है। कोई भी हार्मोन जो है वो एक कांस्टेंट लेवल पर जो है वो सीक्रेट नहीं होता, जैसा हमने जो मेल के अंदर देखा था। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हार्मोन जो है उनमें उतार चढ़ाव आते हैं। कोई भी हार्मोन जो एक रेगुलेटरी हम ऐसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट लेवल पर जो बराबर नियमित सीक्रेट नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव होते हैं। तो हमने ये देखो ध्यान दो यहाँ पे कि हमने कहा था कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीचों बीच जो है वो एक इवेंट होता है जिसको हम ओव्यूलेशन कहते हैं, और ये हमने जो है वो 14 डे को माना था, जबकि हमने जो है एक मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी जो है उसे हम 28 डे का मान रहे थे। तो हम अगर उसके बीचों बीच की बात करें तो 14 दिन हमने ओव्यूलेशन माना था, तो 14 दिन की अवस्था जो होती है उसको हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। इसके पहले की अवस्था जो होती है इसमें जो हमने देखा था कि गोनेडोट्रोपिन जो कि उस ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं, तो उन हार्मोनों का ज्यादा प्रभाव होता है और एपेक्स और एलएच जो है उनका लेवल जो बढ़ता है। इसमें से एपेक्स और एलएच जो है वो फॉलिकल को जो है वो डेवलप करते हैं, और जितने भी फॉलिकल जो होते हैं उनमें से कोई एक फॉलिकल जो डोमिनेंट होकर और उसका डेवलपमेंट होगा, और वो इतना डेवलप होगा कि उसके द्वारा एक सिंगल वॉल्यूम रिलीज किया जाए। तो वहां पर हमने ये भी देखा था कि जो अंतिम जो फॉलिकल बनता है, जो पूर्ण मैच्योर फॉलिकल होगा, उसको हमने कहा था कि ग्राफियन फॉलिकल। और इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है हमने ये देखा था कि 14वें दिन जो है वो एकदम से एक स्ट्रेंज होता है जिसके द्वारा एलएच और एफएसएस जो है जिनको गोनेडोट्रोपिन कहते हैं उनका लेवल जो एकदम से बढ़ता है। उसमें हमने ये देखा था कि एलएच का लेवल जो थोड़ा ज्यादा बढ़ता है एफएसएस की तुलना में, इसलिए हमने इसको कहा था एलएच सर्ज। और इस एलएच सर्ज के कारण जो है इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर जो है सेल्स का और इसके अंदर जो है वो फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है, और ये मात्रा जो है वो इसका प्रेशर जो कंट्रोल नहीं हो पाता, और इसके कारण जो ग्राफियन फॉलिकल रेप्चर हो जाता है। और रेप्चर होने के बाद में इसके अंदर जो एक सेल होती है जिसको हम सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं, और ये सेकेंडरी oocyte जो है वो मियोसिस सेकंड की मेटाफेज सेकंड अवस्था के अंदर अरेस्ट है। ये यहाँ से रिलीज होकर और एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी से जो वो अंडवाहिनी के अंदर फिल्ट्री के द्वारा अंदर ले लिया जाता है। तो ये ओव्यूम जो है यहाँ से निकलता है, इसलिए इस अवस्था को हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। और यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण घटना होती है जिसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। ये घटना भी यही होती है, इसलिए 14वें दिन को हम ओव्यूलेटरी फेज कहते हैं। अब यहाँ से आगे हम देखेंगे, तो यहाँ ध्यान दो कि 14वें दिन के बाद में, यहाँ तक हमने पिछले में देख लिया। अब 14वें दिन बाद में जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, तो देखो कौन कौन से परिवर्तन आते हैं और कौन कौन से हार्मोन जो है वो उनका कौन कौन से हार्मोनों का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ हम जो देखेंगे कि जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन के बाद में अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये जो है वो टूटा फूटा शेष बचता है, और यहाँ जो ये ग्राफियन फॉलिकल जो बचा हुआ है ओवेरी के अंदर, इसको हम कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। तो इसको हम क्या कहेंगे? कार्पस ल्यूटियम। और यहां मैं आपको बता दूं कि कार्पस ल्यूटियम जो है, ये कार्पस ल्यूटियम एक टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करेगा, और टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में जब ये काम करेगा तो एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि ये कुछ ना कुछ सीक्रेट करेगी। तो अब यहाँ ये जो सीक्रेट करेगी, यानी यहाँ पर यहाँ जो डोमिनेंट हार्मोन जो होगा वो होगा प्रोजेस्टेरोन।
यानी प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन भी करती है, लेकिन साथ साथ में ध्यान रखना कि ये एस्ट्रोजन का भी करता है। एस्ट्रोजन का तो पहले से ही कर रहा है, हमने देखा था कि एंट्रम के अंदर फ्लूइड है, फ्लूइड जो है वो ग्रेनुलोसा की सेल्स सीक्रेट करती है, और इस ग्रेनुलोसा की सेल्स के द्वारा ये जो एंट्रम में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, इसके अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हम एस्ट्रोजन कहते हैं। तो एस्ट्रोजन देखो ये यहाँ बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ा, और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो क्या करता है कि यहाँ देखो बताया मैंने आपको कि एस्ट्रोजन का जो लेवल है जब वो बढ़ता है तो वो एक नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को, जिससे जीएनआरएच की जगह जीएनआईएच सीक्रेट होता है, और उससे क्या होगा कि एंडोक्राइन पिट्यूटरी जो इन दोनों को कम कर देगी, इनके सीक्रेशन को कम कर देगी, तो ये लेवल कम हो जाता है, लेकिन यहाँ एकदम से बढ़ता है। फिर इसके बाद में इन दोनों का लेवल फिर देखो कम हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक और जो है ओवेरियन स्टेरॉइड हार्मोन सीक्रेट हो रहा है जो कार्पस ल्यूटियम कर रहा है, जिसको हम कह रहे हैं प्रोजेस्टेरोन। इस प्रोजेस्टेरोन का प्रीकर्सर जो है वो तो थीका सेल बनाती है, ये जो थीका सेल है, ये थीका सेल जो इसका पूर्वगामी बना देती है, लेकिन इसके अंदर की जो ग्रेनुलोसा सेल है ये इसका सक्रिय एक्टिव रूप से मतलब बनाती है, जिसको हम प्रोजेस्टेरोन कह रहे हैं। तो प्रोजेस्टेरोन जो है वो एक ओवेरियन स्टेरॉइड है, और ये भी जो कार्पस ल्यूटियम के द्वारा सीक्रेट होता है, इससे पहले सीक्रेट नहीं होता। यहाँ तक कि मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में ये जो बाहर में थीका सेल है वो क्या कर रही है, इसका प्रीकर्सर बना रही है, पूर्वगामी बना रही है, और ये जो ग्रेनुलोसा है वो इसको जो सक्रिय करके सीक्रेट करना शुरू कर देती है, इसलिए टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, और यहाँ से प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो बढ़ जाता है। अब ध्यान दो यहाँ पर ऊपर की तरफ आओ, हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे जैसे प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ रहा है तो बढ़ते बढ़ते 22वें दिन जो है इसकी पीक होती है। 22वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन बढ़ता है, और 22वें दिन तक प्रोजेस्टेरोन को बढ़ाने के लिए ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो बना हुआ रहता है। मतलब हालांकि ये धीरे धीरे डिजेनरेट होता है, लेकिन ये इतना प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट कर देता है कि 22वें दिन तक इसका काम चल जाता है। अब आप जानते हो कि पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज जो होती है ये क्या करती है, यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम उसको प्रिपेयर करने का काम करती है, उसका प्रोलिफरेशन करती है। तो इस दौरान जो है प्रोजेस्टेरोन जरूरी है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही जो है वो जो यूट्रस एंडोमेट्रियम है उसको हाईली वेस्कुलर बनाती है। तो यहाँ पर ये इतना काम। अब देखो यहाँ एक चीज समझना कि ये जो कार्पस ल्यूटियम है इसके अंदर ग्रेनुलोसा सेल्स है, और ये किसके प्रभाव में काम कर रहा था? मैंने आपको बताया था पीछे कि समझो उस बात को वापस एक बार। मैंने आपको कहा था कि एलएच जो होता है वो सामान्य सेल को ल्यूटिन सेल्स में बदलता है, रस सीक्रेटरी सेल्स में बदलता है। तो ये एलएच तो पहले आ रहा था, तो ये अंदर एंट्रम में एस्ट्रोजन वगैरह आ गए। अब ध्यान रखना कि 14वें दिन मैंने आपको कहा था कि एकदम से एलएच का लेवल बढ़ता है, जिसको हमने एलएच सर्ज कहा था। तो इसका मतलब इसके अंदर इतना एलएच आ गया कि ये 22वें दिन तक काम चला सकता है। कितने दिन तक? 22वें दिन तक। इतना इसके पास में एलएच है, यानी कहने का मतलब है कि ये एलएच है, और अगर एलएच है तो ये किसके एलएच के प्रभाव में काम कर रहा है? एलएच के प्रभाव में ये ग्रेनुलोसा क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन सीक्रेट करना शुरू कर देगी। तो इतना तो इसके पास में एलएच है, लेकिन आपको पता है कि ये इस यहाँ जितना हुआ है वो पूरी टाइम तो नहीं रह सकता। तो धीरे धीरे क्या होगा कि एलएच का जो लेवल है वो कम हो गया, और एलएच के लेवल के कम होने के बाद में ग्रेनुलोसा की सेल्स जो है वो डिजेनरेट होना शुरू हो जाती है, और डिजेनरेट शुरू होने के कारण जो ये जो कार्पस ल्यूटियम है वो धीरे धीरे छोटा होता जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये रिड्यूस्ड होता जाता है, और लास्ट में जो है अगर हम 28वें दिन की बात करें तब तक जाकर और ये जो है वो एक स्पोर्ट के रूप में दिखाई देगा। इसको हम कहेंगे कार्पस एल्बिकेंस। अब ये कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाएगा। और ध्यान दो कि जैसे जैसे ये डिजेनरेट हो रहा है वैसे वैसे 22वें दिन के बाद में जो है देखो ये प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां अब जो मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये समझना कि अगर 14वें दिन ओव्यूलेशन हुआ है, ओव्यूलेशन अगर हो गया और होने के बाद में उस अंडे का फर्टिलाइजेशन, ये जो ओव्यूम हुआ है रिलीज हुआ है उस ओव्यूम का फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। और फर्टिलाइजेशन जो है वो उसका हम समय मानते हैं 24 घंटे। और 24 घंटे की बात करूं तो मैं यहाँ 14वें से 15वें दिन यानी डे 15 को अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तो ये जो है
22वें दिन तक जाकर और यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ में इम्प्लांटेशन, जिसको हम कह रहे हैं रोपण, या वहां अटैच हो जाएगा जाके 22वें दिन तक हो जाना चाहिए अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो। अब ध्यान दो कि यहां मैं कंडीशन बता रहा हूं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, 15वें दिन 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहाँ क्या होगा कि कार्पस ल्यूटियम 22वें दिन तक जो है वो पूरा का पूरा प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता रहेगा। इसकी पीक 22वें दिन आएगी। फिर इसके बाद में ये इसकी सेल्स धीरे धीरे डिजेनरेट होने शुरू हो जाती है, और फिर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन तो हुआ नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो है दोनों हार्मोन कम होना शुरू हो जाते हैं। ध्यान दो यहाँ पे कि ये जो दो हार्मोन है, ये दोनों हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है इसका लेवल बढ़ रहा है 14 दिन के बाद में एकदम से। मतलब 14 दिन तो एस्ट्रोजन का थोड़ा कम होता है, लेकिन धीरे धीरे 22वें दिन तक बढ़ता है। प्रोजेस्टेरोन का 14 दिन के बाद में बढ़ना शुरू हो जाता है, और ये दोनों ही हार्मोन जो है वो नेगेटिव फीडबैक देते हैं हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा कि जीएनआरएस की जगह जीएनआईएस सीक्रेट करेगा, और जीएनआईएस जो फ्यूज ग्रंथि को अपस और एलएस को रोक देगा। तो ये दोनों के लिए जो है इन दोनों का सीक्रेशन कम हो गया। इसका मतलब यह है कि ये अगर इनका सीक्रेशन कम हो गया तो नेक्स्ट फॉलिकल तैयार नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई, उसके बाद में कोई अगला ओव्यूम, एक और ओव्यूम रिलीज होके और फर्टिलाइज ना हो जाए, नेक्स्ट ओव्यूम जो फर्टिलाइज ना हो जाए, इसके लिए जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नेगेटिव फीडबैक का काम करेंगे। ये क्या करेंगे कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी को रोकेंगे। क्यों? क्योंकि एलएच और एफएसएस के कम होने से फॉलिकल डेवलपमेंट होना बंद हो जाएगा, नया फॉलिकल डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ ये जो है वो दोनों नेगेटिव फीडबैक का काम करेंगे, और इनका लेवल 22 में चलेगा। अब देखो यहाँ पे कि डे 14 को ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूम रिलीज हुआ, और ओव्यूम का डे 15 यानी 24 घंटे के अंदर हम ये मान रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई। तो फिर क्या होगा कि जो ओव्यूम जो यहाँ पर जो अंडवाहिनी में आया है वो 15वें दिन अगर नहीं हुआ तो वो किस में बदल जाएगा, ब्राइटेड ओव्यूम में बदल जाएगा। और अब ये जो है वो ब्राइटेड ओव्यूम जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में जो बाहर निकल जाएगा। एक बात यहाँ क्लियर होगी। अब देखो यहाँ एक चीज और ध्यान रखना कि 22वें दिन के बाद में एलएच का जो लेवल है, यानी यहाँ जो इसमें एलएच था वो एलएच धीरे धीरे कम हो रहा है, और उस एलएच के प्रभाव में ही ये कार्पस ल्यूटियम काम कर रहा था। तो अब कार्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे डिजेनरेट हो रहा है, और डिजेनरेट हो गया है तो देखो यहाँ पर दोनों हार्मोन जो 22वें दिन के बाद में क्या होगा कि इनकी पीक 22वें दिन तक रहेगी, उसके बाद में धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और कम होते होते अगर मैं 28वें दिन की बात करूं तो इनका लेवल जो बिल्कुल 0 पे आ जाएगा। और जैसे ही लेवल जो 0 पे है तो इसके बाद में क्या होगा कि ये जो एफएसएस और एलएच है इनके ऊपर इनका नेगेटिव फीडबैक जो है वो खत्म हो जाएगा, और नेगेटिव फीडबैक खत्म होते ही हाइपोथैलेमस जो फिर जीएनआरएस सीक्रेट करेगा, और जीएनआरएस जो फ्यूज ग्रंथि को वापस गोनेडोट्रोपिन सीक्रेट करने के लिए कहेगा। तो इसके बाद में क्या होगा कि इन दोनों का लेवल जो फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और बढ़ने के बाद में नेक्स्ट जो है फॉलिकल जो है अगला फॉलिकल है उसको किसी एक को डोमिनेट करके और उसको फिर तैयार किया जाएगा कि वो एक और सिंगल ओव्यूम को रिलीज करे। ठीक है। और अब ध्यान दो यहाँ पे कि इसके तुरंत बाद में अगर मैं 28वें दिन की बात करूं तो 28वें दिन जो है जैसे ही इनका कम हुआ तो अब ध्यान देना यहाँ पर एक बात को कि यहाँ समझना आप कि हमने देखा था कि ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम है जो यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो के फर्स्ट डे से जो है 5 डे तक जो मतलब जो टूट कर जो है वो विजाइना के थ्रू जो है वो फ्लश आउट हो गई। और अब इसके बाद में क्या होगा कि इसको वापस जो है 14 दिन के बाद में यानी एंडोमेट्रियम तो तैयार हो जाएगी एस्ट्रोजन के प्रभाव में यहाँ पर भी, लेकिन क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा कि इस अगर मैं यूट्राइन एंडोमेट्रियम की बात करूं तो ये एंडोमेट्रियम हो गई, ये इसकी बायोमेट्रियम हो गई, और ये पेरीमेट्रियम हो गई। तो यहाँ पे ध्यान देना कि ये सिरोसा की बनी हुई है और ये मस्कुलर है जो एरेकिड पेशी है, स्मूथ मसल्स है, और इसके अंदर की ये एंडोमेट्रियम हो गई। अब इसको प्रोजेस्टेरोन का प्रभाव क्या होगा इस पे कि प्रोजेस्टेरोन इसको क्या करेगा, हाईली वेस्कुलर कर देगा। हाईली वेस्कुलर का मतलब है कि इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा ब्लड आएगा, इसके अलावा इसको न्यूट्रिटिव कर देगा, इसके अलावा इसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो सिक्रेटरी कर देगा। तो इस तरीके से जो है ये जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो जाती है अगर फर्टिलाइजेशन कंफर्म हो जाता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये उस जो
ब्लास्टुला अवस्था में जो ब्लास्टोसिस्ट है उसको यहाँ इम्प्लांटेशन के लिए तैयार मतलब हो जाती है। इसको तैयार करने का काम जो कौन करता है, प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन किसके प्रभाव मतलब प्रोजेस्टेरोन को कौन सीक्रेट करता है, कार्पस ल्यूटियम। कार्पस ल्यूटियम को कौन कंट्रोल करता है, एलएच, और एलएच को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, यानी पीयूस और पीयूस को हाइपोथैलेमस। तो यहाँ तक का जो पूरा आपको ऊपर तक का जो हार्मोनल जो रेगुलेशन वो समझ में आ गया। और यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो प्रोजेस्टेरोन है, इस प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन जो है वही जो है वो यूट्राइन जो एंडोमेट्रियम है उसको हाईली वेस्कुलर, उसको जो है इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करने के लिए मजबूत बनाता है। और इसको जो रोकने का, इसको जो बनाए रखने का काम है वो कौन कर रहा है, कार्पस ल्यूटियम कर रहा है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैं अगर बात करूं कि यहाँ तक आते आते 28वें दिन तक जो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम जो धीरे धीरे डिजेनरेट होकर कार्पस एल्बिकेंस में बदल गया। और अब ध्यान देना कि जैसे ये इसमें बदल जाता है तो अब प्रोजेस्टेरोन कम हो गया, प्रोजेस्टेरोन कम हो गया तो क्या होगा कि ये जो है यहाँ से वापस पुनः टूट टूट के बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये जो 28वें दिन है, इस 28वें दिन जो है वो फिर कार्पस ल्यूटियम जो है उसके टूटने के, उसके डिजेनरेट होने के कारण जो फिर से ये क्या होगी, टूट टूट के और वजाना के थ्रू बाहर निकलने शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि 28वें दिन नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो गया। और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है वो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे हो जाएगा। और इस दिन से जो है वो वापस 2 से लेकर 5 दिन तक जो फिर मेंस्ट्रुअल जो फेज वो रहेगी। और उसके बाद में एलएच और एफएसएस जो वापस आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनका नेगेटिव फीडबैक जो हो खत्म हो गया। और अब एलएच और एफएसएस क्या करेंगे, एक नए फॉलिकल को फिर से डेवलप करना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से जो है नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। तो हमने जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल की तीनों फेज जो कंप्लीट कर ली। एक चीज और ध्यान रखना कि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है इसके अंदर जो है कौन कौन से जो है घटक होंगे, इसके अंदर क्या क्या होगा। तो हम सबसे पहले बात करें ब्लड, इसके अंदर ब्लड होगा। दूसरे नंबर पे बात करूं तो मैं एंडोमेट्रियम, ये भी इसी के साथ में टूट टूट के बाहर आती है। 3 नंबर पे मैं बात करूं तो सर्विक्स, म्यूकस, ये भी इसके साथ में आएगा। और चौथे की बात करूं तो वेजाइनल सीक्रेशन, ये सब मिलकर जो है वो वेजाइना के थ्रू फ्लश आउट होते हैं। तो ये जो सारे के सारे जो एक मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ में जो वेजाइना के थ्रू बाहर निकलते हैं। अब यहाँ 3 टर्म्स और ध्यान रखना कि अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तब हम उसको कहेंगे ओलिगोमेनोरिया, अगर हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है तो हम कहेंगे एमेनोरिया, अगर पेनफुल होता है तब हम उसको कहेंगे डिसमेनोरिया। तो ये 3 टर्म्स और ध्यान रखना कि अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा है तब हम इसको कहेंगे ओलिगोमेनोरिया, अगर एब्सेंट है, नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन को हम कहेंगे एमेनोरिया। और अगर मान लो कि पेनफुल दर्द के साथ में हो रहा है तो हम उसको कहेंगे डिसमेनोरिया। 3 टर्म्स और याद रखना। और यहाँ कुछ जो क्वेश्चन जो आते हैं वो भी ध्यान रखना कि एक तो ये पूछा जाता है कि प्रेगनेंसी जो है उसको बनाए रखने का काम जो कौन सा हार्मोन करता है, तो वो करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन। ये भी पूछा जाता है कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना कि कार्पस ल्यूटियम के द्वारा जो मेनली डोमिनेंट हार्मोन है वो प्रोजेस्टेरोन है, थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है, लेकिन मेन हार्मोन जो प्रोजेस्टेरोन, आपको प्रोजेस्टेरोन ही करना है। तो स्टूडेंट अब हम थोड़ा सा अपना जो 3 वीडियो लेक्चर जो है जिसके अंदर हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो पूरा डिस्कस किया है, तो अब हम उनकी पूरी समरी जो है एक डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पूरा का पूरा एक ही जगह पर जो समझ में आ जाए। तो ध्यान दो यहाँ पे कि बीच में जो अवस्था है इसको हम ओव्यूलेटरी फेज कह रहे हैं, ये 14, आइडियल हम 28 ले रहे हैं। ओव्यूलेटरी फेज के दिन ओव्यूलेशन होता है। इससे पहले की फेज जो इसको फोलिकुलर फेज कहते हैं, जिसके दौरान जो है वो देखो कौन कौन से ओवेरियन साइकिल के अंदर कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो हमने कहा था कि एक फॉलिकल को डेवलप किया जाता है, तो उसके द्वारा जो पहले प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, और टर्सरी फॉलिकल जो कंप्लीट जब डेवलप हो जाता है उसको हम कहते हैं ग्राफिन फॉलिकल। और ग्राफिन फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte जो रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद में इससे कार्पस ल्यूटियम बनता है। और कार्पस ल्यूटियम जो मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर इतना एलएस जो है वो एलएस के द्वारा आगे गोनेडोट्रोपिन
गोनेडोट्रोपिन इसके पास में है तो ये जो है वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा, टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में काम करेगा। फिर धीरे धीरे एलएच की कमी के कारण ये डीजनरेट हो जाता है और डीजनरेट होकर लास्ट में हो जाता है कार्पस एल्बिकेंस। ठीक है, तो ये तो हो गया ओवेरियन साइकिल जिसके अंदर हमने ये चेंजेस पढ़े। अब दूसरी बात, अगर मैं हार्मोनल जो है वो रेगुलेशन की बात करूं तो कोई भी हार्मोन जो है कांस्टेंट लेवल पे सीक्रेट नहीं हो रहा है। ध्यान दो यहाँ पे कि शुरुआत में सबसे पहले जो हार्मोन आता है उसको हम अपासच कहते हैं। अपासच जो फॉलिकल को डेवलप करता है, फिर दोनों पे एलएच आता है। एलएच जो है वो इन सेल्स के अंदर जो ग्रेनुलोसा सेल्स है उनको ल्यूटेन सेल्स में बदलता है, सीक्रेटरी सेल्स में बदलता है और बीच में एक गुहा बनने लग जाती है, उस गुहा को मैं इंट्रम कह रहे हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि 6वें दिन के बाद में एस्ट्रोजन आना शुरू हो जाएगा और एस्ट्रोजन जो नेगेटिव फीडबैक देना शुरू कर देगा हाइपोथैलेमस को, तो इन दोनों का सीक्रेशन जो धीरे धीरे कम हो जाएगा और कम होने के बाद में 14वें दिन एक स्टेज होती है जिसके दौरान जो है वो वापस गोनेडोट्रोपिन का सीक्रेशन बढ़ता है। लेकिन गोनेडोट्रोपिन में ध्यान रखना कि एलएच का ज्यादा बढ़ रहा है तो इसको हम एलएच सर्च कह रहे हैं और इस एलएच सर्च के कारण जो है ये जो है वो ग्राफिन जो फॉलिकल है उसके अंदर जो फ्लूइड और सेल्स की संख्या इतनी बढ़ जाती है कि ये जो है इसका प्रेशर जो अंदर का प्रेशर जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता और एक जगह से रप्चर हो जाता है। ये ओव्यूलेशन के लिए जरूरी है, तो एलएच सर्च ओव्यूलेशन के लिए भी जरूरी है। दूसरी बात, ओव्यूलेशन के बाद में जो पीछे बचा हुआ जो कार्पस ल्यूटियम है इसको भी क्योंकि गोनेडोट्रोपिन की उपस्थिति में ही सीक्रेटरी रहेगा इसकी ग्रेनुलोसा के सेल्स, तो इतना इसके पास में जो है वो इतना गोनेडोट्रोपिन या एलएच जो है वो आ जाता है कि ये 22वें दिन तक जो है वो प्रोजेस्टेरोन जो है अपने हाई लेवल पे सीक्रेट कर देते हैं। फिर इसके बाद में ये जो है वो एलएच की कमी के कारण जो डीजनरेट होना शुरू हो जाता है और जब ये डीजनरेट शुरू हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करना बंद कर देगा, तो दोनों के दोनों जो सीक्रेट जो इनका लेवल जो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा और 28वें दिन तक ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। और अब यहाँ ध्यान देना कि ये प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करेगा तो 14 दिन के बाद में प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो धीरे धीरे बढ़ता है और फिर इसके बाद में ये दोनों जो है प्रोजेस्टेरोन और जो है एस्ट्रोजन है दोनों नेगेटिव फीडबैक का काम करेंगे और नेगेटिव फीडबैक का काम करेंगे तो गोनेडोट्रोपिन बिल्कुल नहीं होंगे, जीरो हो जाएंगे और ये जीरो होना जो है नेक्स्ट फॉलिकल को जो डेवलप होने से रोकता है ताकि एक बार प्रेगनेंसी जो है स्टेबलाइज हो जाए तो दोबारा प्रेगनेंसी न हो। तो दोबारा प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो है वो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो नेगेटिव फीडबैक के रूप में गोनेडोट्रोपिन को कम करते हैं। तो ये तो हो गया हार्मोनल वाली बात। अब इसके बाद में बात करते हैं तो बॉडी का जो टेम्परेचर वो ध्यान रखना कि अपासच और एलएच जो है इन दोनों की उपस्थिति में बॉडी के टेम्परेचर जो नॉर्मल रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट। इन दोनों से बॉडी टेम्परेचर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 14 दिन के बाद में कार्पस ल्यूटियम द्वारा सीक्रेट जो प्रोजेस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन जो एक मेटाबॉलिक हार्मोन है और मेटाबॉलिक हार्मोन जो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, मेटाबॉलिक रेट को थोड़ा तेज करता है, तो ये मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है और मेटाबॉलिक रेट के बढ़ने के कारण जो बॉडी टेम्परेचर जो 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है ओव्यूलेशन के बाद में। यानी अगले जो 14 दिन है उन 14 दिन में थोड़ा बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होता है, हाई होता है, 0.5 से 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में इसका लेवल जो बढ़ सकता है। ठीक है, बढ़ता है मतलब प्रोजेस्टेरोन के कारण क्योंकि ये मेटाबॉलिक हार्मोन है। अब इसके बाद में मैं बात करूं तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम के साथ में क्या क्या होता है, तो यहाँ आप देख लो कि ये मेंस्ट्रुअल फेज है क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज के दौरान जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है और मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो है वो एंडोमेट्रियम जो स्लप आउट होती है। तो इस दौरान जो है यहाँ ध्यान दो कि ये यहाँ जो ये यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो दिखाई जा रही है वो टूट टूट के बाहर निकल रही है, तो ये कंडीशन जो है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो की कंडीशन है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट दो बीच के जो फोलिकुलर फेज है, इस फोलिकुलर फेज के दौरान एस्ट्रोजन की उपस्थिति में एंडोमेट्रियम वापस जो तैयार होती है, रीजनरेट होती है, तो यहाँ ये रीजनरेट होने का काम शुरू हो गया। ध्यान रखना रीजनरेट किसकी उपस्थिति में होगी, एस्ट्रोजन की उपस्थिति में, और फिर धीरे धीरे ये रीजनरेट हो जाती है। अब इसके बाद में ओव्यूलेशन के बाद में आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन जो प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज करता है, प्रेगनेंसी को जो बढ़ाए रखता है और ये क्या करता है प्रेगनेंसी को बढ़ाए रखने के लिए और इम्प्लांटेशन के लिए जो है वो जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम है इसको वेस्कुलर बनाता है। तो देखो यहाँ पे ये थोड़ी वेस्कुलर हो गई, वेस्कुलर थोड़ी मैंने घनी दिखाई है तो वेस्कुलर है, इसके अलावा सिक्रेटरी है, इसके अलावा न्यूट्रिटिव है, इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व जो आते हैं ताकि फिटस जो ब्लास्टोसिस्ट हो वो यहाँ पर इम्प्लांटेशन के द्वारा स्थापित हो जाए। तो ये जो है वो काम प्रोजेस्टेरोन का होता है और यहाँ तक ये रहेगा। फिर 28वें दिन मैंने आपको बता दिया कि 28वें दिन अगर मानो प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई है तो 22वें दिन जो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो ये कार्पस जो धीरे धीरे एलएच की उपस्थिति में कम हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा। 28वें दिन तक आते आते प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो जीरो लेवल पे
बाद में जो है वो दोनों का नेगेटिव फीडबैक जो हट जाएगा और फिर से आपस में पहले चलना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन की उपस्थिति में क्या होगा, अनुपस्थिति में क्या होगा कि ये एंडोमेट्रियम फिर से टूट के और बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। तो हम कहेंगे नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू हो गया। तो इसके बाद में उसके फर्स्ट डे को हम मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट डे मानेंगे और उसके बाद में फिर से यही प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो फिर आगे जो नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर आपके जो दिमाग में ये रहेगा कि अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो क्या होता, तो वो हम आगे जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान जो इसका पूरा जो स्टडी करेंगे कि अगर प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई 22वें दिन के बाद में क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन जो है बढ़ा रहेगा, प्रोजेस्टेरोन आता रहेगा। ऐसे कौन सी मतलब बातें होगी या कौन से कारण होंगे जिसके कारण कार्पस ल्यूटियम जो है वो डिजेनरेट नहीं होगा, ये भी बना रहेगा काफी दिनों तक और प्रेगनेंसी को स्टेबलाइज किया जाएगा। और लगातार जो फिटस डेवलपमेंट के दौरान प्रोजेस्टेरोन की जो मात्रा है उसको एक कांस्टेंट लेवल पर जो बढ़ाए रखने की कोशिश की जाएगी ताकि यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो वैसे ही जो है वेस्कुलर और न्यूट्रिटिव बनी रहे और अंदर जो है वो बेबी जो डेवलप होता रहे। तो हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान उसको पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट ये एक समरी है जो पूरी मैंने आपको शॉर्ट के रूप में डायग्राम के थ्रू बताई है। अगर आपको समझ में आई है, आप तक वीडियो पूर्ण सा है और जो मेरी बताई हुई बातें आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट वीडियो में जो हम आगे के डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद।